गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को एक अक्यूज बनाने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के केस के जो है इरेगुलरिटीज़ में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि वो सेक्शन 70 जो है पीएमएलए का, उसको इन्वोक करेंगे और आम आदमी पार्टी का रोल उसमें प्रोब करेंगे। तो पीएमएलए है क्या? जनवरी 2003 में इनैक्ट किया गया था। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पीएमएलए के। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज़ करना या कॉन्फिस्केट करना, और कोई भी तरह का इशू जो मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया में चल रहा है उसको डील करना। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैम्प्ट करता है या असिस्ट करता है किसी भी तरह के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अनटेंटेड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट करके जो है वो पोजेस करने में, तो वो पर्सन जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। इस एक्ट को 2009 में और 2012 में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद फिर बजट्स के थ्रू 2015, 18 और 19 में इसकी अमेंडमेंट की गई। अब कौन से लॉज के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है बुक किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग में? सेक्शन 70 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी इस एक्ट के प्रोविजंस को जो है वो अगेंस्ट काम करती है, तो हर पर्सन जो उस कंपनी का इंचार्ज है उस समय पर, जब उस तरह की कॉन्ट्रावेंशन की गई है, तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन भी उसके लिए लाइबल है, वो उसने नोइंगली ऐसा किया है। लेकिन उस पर्सन को प्रूव करना होगा कि हाँ, जो कंपनी ने उस टाइम पर एक्शंस लिए हैं वो उसे उसके बारे में नहीं पता थे, उसको ये प्रूव करना होगा अगर उसे बचना है तो। ठीक है। अब क्या पॉलिटिकल पार्टी एक कंपनी है? एक पॉलिटिकल पार्टी एक कंपनी तो नहीं होती है, लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 70 जो है उसमें क्रूशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या फिर कोई फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के कंटेक्स्ट में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। सेक्शन 29A जो है आरपीए का, वो कहता है कि कोई भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन जो अगर रजिस्टर्ड है ईसी के साथ, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। अब अगर आम आदमी पार्टी पहली जो है एक्साइज स्कैम में अक्यूज्ड डायरेक्टली बनती है, तो ये पहला केस होगा इंडिया में जिसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अक्यूज़ की गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुक किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, लेकिन पीएमएलए के केस में ये पहली बार होगा। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो सस्पेंड तो कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है पार्टी की रिकॉग्निशन को इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर के अंदर, लेकिन कब? जब पॉलिटिकल पार्टी जो है अक्यूज्ड हो, तो ईसी को उसके बारे में जो है वो डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी इलेक्टोरल रूल्स या लॉज में कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है। ईसी के पास एम्पावरमेंट है कि वो सस्पेंड या विड्रॉ कर सकता है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर के अंडर पार्टी की रिकॉग्निशन को। पैरा 16A जो है सिंबल्स ऑर्डर का कहता है कि कौन से ग्राउंड्स पे जो है ये कमीशन एक्शन ले सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट। लेकिन अगर इलीगैलिटी ही कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें क्या एक्शन लेना है इसके बारे में अभी तक जो है कोई लॉ है नहीं क्लियरली। लेकिन जैसे समझ लो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया या ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस नहीं माने ईसी के, तो उस कंटेक्स्ट में तो एक्शन ले सकता है ईसी। लेकिन अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ इलीगल काम करे, तो उस पर कोई एक्शन लेने का अभी तक लॉ ही नहीं बना गया है कुछ। ठीक है। सोचो, मतलब कभी सोचा ही नहीं गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेगी। अब डी रजिस्टर अ पार्टी। अब सेकेंड प्योरिटी ऑप्शन जो है कमीशन के पास ये है कि डी रजिस्टर करे किसी पार्टी को, लेकिन ये एक्सट्रीमली लिमिटेड ऑप्शन है। ये सेक्शन 29A जो है आरपीए का एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रजिस्टर कर सकते हैं किसी पार्टी को, और वो अपने डिसीजन को तभी रिव्यू कर सकते हैं जब पार्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन ही उसकी बाय फ्रॉड हो, या फिर पार्टी इन्फॉर्म कर दे ईसी को कि वो एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो नहीं रखते हैं, या फिर पार्टी जो है वो इलीगल या अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाए यूएपीए या फिर एनी सिमिलर लॉ के अंदर। ठीक है। तो
तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को नेम तो छोड़ो, अगर कन्विक्ट भी कर लिया जाए पीएमएलए के अंडर, तो आरपीए के अंदर कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है कि वो कैसे ईसी उसको डील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 21 मार्क को क्रॉस कर गया है 14 मई को। तो ये फेयर दिखा रहा है ट्रेडर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर वॉलेटिलिटी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट के बारे में। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है क्या? तो ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैलकुलेट करता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन की नियर टर्म को मद्देनज़र रखते हुए। एनएससी ने इसको 2003 में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें एक मेथड होता है ब्लैक एंड शोज मेथड, जिसको B&S मॉडल कहते हैं। उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन की जाती है, कई तरह के वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, टाइम टू एक्सपायरी, रिस्क फ्री रेट, वॉलेटिलिटी। इसके बेसिस पर ये जो है इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन रहता है वॉलेटिलिटी के साथ, मतलब जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स की परसेप्शन ऑफ मार्केट ओवर द नेक्स्ट 30 डेज़ उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर जो है राइज़ हो रहा है वॉलेटाइल इंडेक्स में, तो मार्केट ऑफ कोर्स कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएटिंग और अप एंड डाउन होने वाली है। राइज एंड फॉल अगर देखने को मिले इंडिया वीआईएक्स में या वॉलेटाइल इंडेक्स में, तो वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट को डिटरमिन करता है। इन्वेस्टर्स उसको देख कर जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस की। अब वॉलेटाइल इंडेक्स जो है उसको जो है जो अंडरलाइंग इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, जो कई तरह के इंडेक्स हो, जैसे निफ्टी है जैसे इंडेक्स, उस पर कैसे परचेज और सेल चल रही है उसको देखकर वॉलेटाइल इंडेक्स भी जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो क्यों ये बढ़ रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और 4 जून तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हैवी सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लक्चुएशन चल रही है मार्केट में, तो उसकी वजह से जो है मार्केट भी गिर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना उनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है? यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, 1992 में लॉन्च किया गया था सेफगार्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो एम करता है कि फैसिलिटेट करे प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, इनेबल करे यूनिवर्सल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज वर्ल्ड वाइड, एनहेंस करे पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। गवर्नेंस इसकी जो है वो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी द्वारा देखी जाती है, जो इसकी मेन बॉडी है। 14 मेंबर्स होते हैं इसमें जो पर्सनल कैपेसिटी में सर्व कर रहे होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। जो कॉल फॉर नॉमिनेशंस और इंस्क्रिप्शंस हैं वो एशिया पैसिफिक रजिस्टर में हर 2 साल में जो है वो ली जाती हैं। अब इंडिया के जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में अवधि में लिखी थी। पंचतंत्र जो है वो एंशियंट इंडिया का एक टेक्स्ट है जिसमें कलेक्शन ऑफ फेबल्स हैं संस्कृत में लिखे हुए, और कहा जाता है कि विष्णु शर्मा जी ने इसको लिखा है। सहृदय लोकाना जो है वो संस्कृत कमेंट्री है ध्वन्य लोक पे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो है होलसेल प्राइसेस 13 मंथ हाई पर पहुंच चुके हैं 1.26% पर अप्रैल में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और 1.4% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल रहा है फ्यूल और पावर प्राइसेस पे। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? चेंजेस और प्राइसेस ऑफ गुड्स दिखाता है ये, सोल्ड और ट्रेडेड एट होलसेल बिजनेस लेवल पर। कैलकुलेट और पब्लिश किया जाता है इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है के जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो इसको पब्लिश करते हैं। WPI का जो डेटा है वो मंथली पब्लिश होता है। अगर अपवर्ड सर्ज देखने को मिल रही है WPI में, इसका मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है इकोनॉमी में। तो WPI और CPI में फ़र्क क्या है? WPI जो है वो होलसेल प्राइस देखता है, CPI जो है वो इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड जितना पे करते हैं एक्चुअल में उसको जो है वो दिखाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सिर्फ गुड्स के प्राइसेस को पे रिस्ट्रिक्टेड है। CPI जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को मेजर करता है। WPI जो है
वो एक की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है कई की तरह। WPI जो है वो यूज़ किया जाता है एज की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कई इकोनॉमीज़ में, लेकिन RBI जो है वो अब इसको यूज़ नहीं करता पॉलिसी पर्पसेस के लिए। RBI अब CPI को यूज़ करता है। WPI का जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है, ठीक है। WPI को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज ली जाती है प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, कई तरह के उसमें गुड्स आते हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इन सब का अलग अलग वेट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा के अपकमिंग नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है वो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को जो है वो स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाने वाला है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप वन ऑफ द डीपेस्ट एवर व्यूज़ दे रहा है हमारे हार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी को। मॉनिटर करेगा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है टेल फ्लिकर्स को, और ये आउटस्कर्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम और आइसोलेटेड ब्लैक होल्स को भी ऑब्जर्व करने वाला है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाने वाले हैं वो है वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट, जो कि 100 टाइम्स ग्रेटर होगा हबल इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से, और ये मेजर करेगा बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ को अपने मिशन के लाइफ टाइम में, जो कि 5 साल का है। माइक्रो लेंसिंग सर्वे भी देगा ये इनर मिल्की वे गैलेक्सी को। कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट भी इसमें यूज़ किया जाने वाला है, जो कि हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा इंडिविजुअल नियर बाय एक्सोप्लैनेट्स की। टेलीस्कोप जो है वो हर 15 मिनट में इमेज लेगा अराउंड द क्लॉक फॉर अबाउट 2 मंथ्स, और ये प्रोसेस हर जो है वो साल रिपीट होगा 6 टाइम्स एक्चुअली, क्योंकि रोमन जो ये टेलीस्कोप है इसका 5 ईयर का प्राइमरी मिशन है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1 साल तक की ऑब्जर्वेशंस जो है ये करने वाला है टोटल अपनी लाइफ टाइम में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज तारकाश। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और US की जॉइंट एक्सरसाइज जो है अर्बन काउंटर टेररिज्म की, वो कंक्लूड होने वाली है कोलकाता में। तो एक्सरसाइज तारकाश 7th एडिशन है इंडिया US की जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का। NSG इंडिया का और US के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो है वो इसको जो है वो कर रहे हैं। फंक्शनल रिलेशन और बनाना, इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करना दोनों साइड्स के बीच में, वो इसका बायलैटरल एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये बायलैटरल कोऑपरेशन भी इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, ठीक है, इंडिया और US के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C भी कहते हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 1000 स्काइप IDs को ब्लॉक कर दिया है, जो ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन या फिर डिजिटल अरेस्ट्स जो है कर रहे थे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। तो I4C है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक बॉडी है जो साइबर क्राइम से डील करती है। साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो डील करती है। ये इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स। एक नोडल पॉइंट की तरह एक्ट करती है इन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। आइडेंटिफाई करती है रिसर्च प्रॉब्लम्स को, प्रिवेंट करती है मिसयूज़ ऑफ साइबर स्पेस को, अगर कोई साइबर लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो भी सजेशन देती है। कोऑर्डिनेट करती है बेसिकली हर तरह की एक्टिविटीज़ को जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ साइन करते हैं साइबर क्राइम के फील्ड में, तो उसमें MHA को हेल्प करती है। तो इसके कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, रिपोर्टिंग पोर्टल एट्सेट्रा। ये जो है कई तरह के एकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट को जो है इकट्ठा करती है ताकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की जा सके साइबर क्राइम्स की, ठीक है। और भी कई तरह के इसके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन, साइबर दोस्त हैंडल, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is political party in money laundering case. This topic is important for your governance section. So Enforcement Directorate has informed the Delhi High Court that it will be naming the Aam Aadmi Party as an accused in the ongoing money laundering investigation related to the irregularities in Delhi excise policy scam. ED has said that it is planning to invoke Section 70 of the PMLA to probe the role of Aam Aadmi Party in this regard.
So PMLA was enacted in January 2003, and this act has three main objectives, that is to prevent and control money laundering, to confiscate and seize the property obtained from the laundered money, to deal with any other issue connected with money laundering in India. Section 3 of this act defines offense of money laundering as whomsoever is directly or indirectly attempting to indulge or knowingly assist or knowingly becomes a party or in the process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property shall be guilty of offence. Act was amended by PMLA and PMLA in 2009 and PMLA amendment of 2012. Subsequently, it was amended through Finance Acts of 2015, 18, and 19. So, what is this section 70 of this act? It says that if a company commits any crime with respect to the provision of this act, every person who was in charge of that company's business at that time will also be liable until or unless that person in charge of the company defends himself by proving that he was um, not in the knowledge of this crime being committed by the company. Okay, so is political party a company also? Political party is not a company under Companies Act of 2013, but provision of PMLA under Section 70 has crucial explanation. So this section says that company means any body corporate, and it includes a firm or other association of individuals. So association of individuals mean that section 29A of Representation of People Act also says that a political party is basically any association or body of individual citizens who are registered with EC. So in that context, a political party is an association of individuals. Okay, so that's why under section 70 of PMLA, a political party can be made an accused. So if Aam Aadmi Party is directly named as an accused in this excise scam under PMLA, it would be the first case of a political party being accused in money laundering. So political parties have been booked and investigated under the Income Tax Act, but not under PMLA as of now. So what are the challenges faced by Election Commission? So suspend or withdraw a party's recognition on the election symbols order. This is the power of EC. A political party, if made an accused, EC will not have any particular law because currently there is no prescription in electoral rules and laws to deal with such a situation. Okay, so para 16A of symbols order clearly says on the grounds in which commission can take action against a political party. So it would only happen if the um, political party fails to observe the model code of conduct or any directions or instructions of the election commission. Currently there is nothing that EC can do if the party is accused of illegality. In case of deregistering a party, thus this is the another punitive option available before the commission, but the EC can deregister a party only after if it has been found that the party obtained its registration by fraud, or if the party informs the EC that they have ceased to have faith and allegiance to the Constitution of India, if the party is declared unlawful by the Government of India under UAPA or any other similar law. So analysts that's why are believing that even if a political party is to be named or even convicted under PMLA, the RPA has no provision to deal with it. So the next topic is India VIX index. This topic is important for your economy section. India volatility index has surged past 21 mark on 14th May. This shows that fear among traders or market participants on the expected volatility is more now. So India VIX or India Volatility Index is a volatile index that is calculated by NSE to measure the market's expectation of for volatility and fluctuations in the near time. The index was first introduced by NSE in 2003. India VIX gets its value derived by using the B&S model, which uses 5 variables including the strike price, market price of the stock, time to expiry, risk-free rate, and volatility. So India VIX has a direct relation with volatility, which means that higher the value of this index, higher will be the volatility in the market. So the investors' perception of the market is measured through this index over the next 30 days. A rise in volatile index uh, when the market is continuously fluctuating and going up and down can be seen.
So rise and fall in VIX, India VIX index determines the volatility of the market and helps the investors to better understand the market conditions. So volatile index takes into account the order book of the underlying index options like Nifty, and it represents it in the form of a percentage. So why India VIX is surging recently? Because of elections, okay, which are the results of which are set to be declared on 4th of June. So the concerns of elections are there, or concerns of result is there, so which is why volatility is being seen. So heavy selling is also being done by foreign portfolio investors before elections, which is also leading to the fall in domestic market. So the next topic is Memory of the World program. This topic is important for your art and culture section. So recently Ramcharitramanas, Panchatantra and Sahradya Lokana have been included in the UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. So Memory of the World program is part of an international initiative launched by UNESCO in 1992 to safeguard documentary heritage of humanity. Memory of the World program aims to facilitate preservation of world's documentary heritage, enable universal access to documentary heritage worldwide, enhance public awareness about significance of uh, documentary heritage among wider public. So the International Advisory Committee is the main body which is responsible for advising UNESCO on the planning and implementation of this program. It comprises of 14 members who are serving in a personal capacity appointed by the Director General of UNESCO. The call for nominations and inscriptions on the Asia Pacific Register is made every 2 years unless unexpected circumstances make this impractical. So Ramcharitramanas was written by Tulsidas ji in 16th century in Awadhi dialect. Panchatantra is a collection of fables of ancient India, originally written in Sanskrit, and it is written by Vishnu Sharma ji. Sahradya Lokana is a Sanskrit commentary on Dhvanya Lok. Okay, so the next topic is wholesale price index. This topic is important for your economy section. So inflation in India's wholesale prices rose to a 13-month high of 1.26% in April, owing to an uptick in food inflation and a 1.4% year-on-year rise in fuel and power prices after several months of deflation. So wholesale price index measures the changes in the prices of goods sold or and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses. It is calculated and published by the Office of Economic Advisor, uh, who is in the Ministry of Commerce and Industry, and this data is published monthly. An upward surge in the WPI indicates inflationary pressure in the economy. While the What is the difference between WPI and CPI? While WPI keeps the track of wholesale prices, CPI measures the average price that households pay for a basket of different goods and services. WPI is restricted to only goods, but CPI is available for both goods and services. WPI is used as a key measure of inflation in some economies, but RBI is no longer using it for policy purposes. The base year for calculating WPI is 2011 and 12, and it is calculated by taking a weighted average of the prices of a basket of goods, with each item's weight determined by its share of total wholesale sales. So this basket of goods comprises of three major groups: primary articles, fuel and power, and manufactured products. So the next topic is Nancy Grace Roman Space Telescope. This topic is important for your science and tech section. NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope is set to embark on a journey to hunt primordial black holes. So this will provide one of the deepest ever views into the heart of our Milky Way galaxy. It will monitor hundreds of millions of stars in search of telltale flickers, and it will haunt the outskirts of our solar system and isolated black holes. So it will consist of a wide field instrument, which will have a uh, field view that is 100 times greater than the Hubble infrared instrument. It will measure light from a billion galaxies over the course of the mission's lifetime. It will perform a microlensing survey also of the inner Milky Way to find 2600 exoplanets. It will also consist of a coronagraph instrument, which will perform high contrast imaging and spectroscopy of of individual nearby exoplanets also. This telescope will capture images every 15 minutes around the clock for about 2 months, and this process will be repeated which it will be repeated 6 times over its
5-year mission, which would mean that it will have a 1 year of observations in total. Okay. So the next topic is exercise Tarkash. This topic is important for your security section. So India-US joint exercise is being which was being conducted, which will now be concluded in Kolkata. This exercise pertains to urban counterterrorism. So this is the 7th edition of India-US joint counterterrorism exercise conducted between NSG of India and US Special Operation Forces. The primary objective of this exercise is to build functional relation and enhance interoperability between the two special forces. It is also aimed at improving bilateral cooperation between India and US. Okay. So the next topic is Indian Cybercrime Coordination Center. This topic is important for your security section. So I4C, in collaboration with Microsoft, has blocked more than 1,000 Skype IDs in which were involved in blackmail, extortion, and digital arrests by cyber criminals posing as police and law enforcement authorities. So I4C was established by Ministry of Home Affairs to deal with cybercrime, and it focuses on tackling issues related to cybercrime for citizens, including improving coordination between various law enforcement agencies and other stakeholders. It is located in New Delhi. It acts as a nodal point in the fight against cybercrime. It identifies the research problems. It prevents misuse of cyberspace and suggests amendments if required in the cyber laws to keep pace with fast changing technologies and international cooperation. It also helps in coordination of all activities related to implementation of mutual legal assistance treaties with other countries related to cyber crimes in consultation with the concerned nodal authority in MHA. So its components include National Cybercrime Threat Analytics Unit, National Cybercrime Reporting Portal, National Cybercrime Training Center, Research and Innovation Center, etc. Okay, so I4C brings together academia, industry, public and government in the prevention, detection, investigation and prosecution of cybercrimes. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.